हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू एजुकेशन। और आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली एसी थ्रो सीरीज आरसी सर्किट। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया, हमने रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर, ये तीनों का रिस्पॉन्स हमने पढ़ा। बट सर्किट में हमने अलग अलग रिस्पॉन्स पढ़ा। ठीक है, यानी एसी वोल्टेज को हमने पहले रेसिस्टेंस के अक्रॉस अप्लाई किया, ऐसे सर्किट में अप्लाई किया जहां पे केवल रेसिस्टेंस था, उसको हमने एनालाइज किया, उसका फेजर डायग्राम बनाया। उसके बाद उस सर्किट को हमने कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई किया जहां पर केवल कैपेसिटेंस था, एक आइडियल कैपेसिटेंस को हमने एज्यूम किया और वहां पे हमने फेजर डायग्राम बनाया, पावर और ये सारी चीजें वहां पे कैलकुलेट की। उसी तरीके से इंडक्टर के लिए भी हमने क्या किया कि इंडक्टर में हमने क्या किया कि आइडियल इंडक्टर एज्यूम किया, मीन्स एक ऐसा इंडक्टर एज्यूम किया जिसमें कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, और फिर हमने उसको एनालाइज किया और वहां पर पावर और फेजर डायग्राम बनाया। ठीक है, बट अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो प्रैक्टिकल में क्या है, प्रैक्टिकली अगर एक इंडक्टर को भी मैं एज्यूम करता हूं या फिर एक कैपेसिटर को भी एज्यूम करता हूं तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंडक्टर या कैपेसिटर में कोई भी रेसिस्टेंस ना हो। अगर हम सर्किट में कोई रेसिस्टेंस नहीं भी कनेक्ट करते, फिर भी अगर मैं कैपेसिटेंस को देखूं तो कैपेसिटेंस भी किसी ना किसी रेसिस्टिव एलिमेंट से बना हुआ है। भले वो कंडक्टर ही है, रेसिस्टेंस उसका कम होगा बट रेसिस्टेंस डेफिनेटली होगा। तो वहां पे हम ये नहीं कह सकते कि जो एनालिसिस है वो हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एज्यूम करके करें। बट हाँ, एक चीज मैं ये कह सकता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर की भी हमें रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लेकर के ही समझ सकते हैं। और जब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लेकर के हम उस चीज को समझ पा रहे हैं उसके बाद ही हम सीरीज आरसी सर्किट या फिर आरएल सर्किट और आरएलसी सर्किट की एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिक फंडामेंटल डेवलप करने के लिए, और आज उसी फंडामेंटल्स की नॉलेज को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और जो इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, तीनों सर्किट डिस्कस करूंगा आपसे, सीरीज आरसी सर्किट डिस्कस करूंगा, ठीक है, और आरएल सर्किट हम डिस्कस करेंगे, सीरीज आरएल सर्किट और सीरीज आरएलसी सर्किट। अब ऐसा नहीं है कि पैरेलल में कोई भी आरसी सर्किट नहीं होता है, पैरेलल में भी होता है, बट पहले हम सीरीज आरसी सर्किट डिस्कस करेंगे और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पैरेलल के कुछ मैं न्यूमेरिकल्स ले लूंगा जिस न्यूमेरिकल के थ्रू मैं इसी के फंडामेंटल्स या इसी के कॉन्सेप्ट को यूज करके वो भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये लेक्चर मेनली होने वाला है हमारी एनालिसिस के ऊपर, और इसके बाद जो लेक्चर मैं बनाऊंगा उसमें मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लूंगा जो कि इस एसी एनालिसिस से आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद उसके बाद जो लेक्चर मैं बनाऊंगा उसमें हम रेजोनेंस डिस्कस करेंगे, और जब मैं रेजोनेंस डिस्कस कर लूंगा तो ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं एसी थ्रो सीरीज आरसी सर्किट। तो इसके एनालिसिस के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक प्रैक्टिकल सीरीज आरसी सर्किट एज्यूम करता हूँ। ठीक है, तो मैंने एज्यूम किया कि दिस इज आरसी सर्किट प्रैक्टिकली, और इसको मैं एक एसी वोल्टेज से कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर एक एसी वोल्टेज मैंने लगा दिया और इससे मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे हमने अभी तक करते आ रहे हैं, ये एक एसी वोल्टेज है, तो दिस इज वी एसी, और आपको पता है इसको हमको मैथमेटिकली लिख सकते हैं वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये मेरा रेसिस्टेंस आर और ये हो गया सी। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर वोल्टेज का फॉर्म देखूं तो आपको जैसे कि पता है यहाँ पर हम डायरेक्टली वोल्टेज जो है वो एल्जेब्रिक सम नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे वोल्टेज है वी आर, दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस ए रेसिस्टेंस, एंड वीसी इज द वोल्टेज अक्रॉस ए कैपेसिटेंस, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो वीएसी वोल्टेज है ये सिंपली वी आर प्लस वीसी है, यानी एल्जेब्रिक सम वाले फॉर्मूले नहीं लगेंगे। इसलिए नहीं लगेंगे, उसका रीजन भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि वी आर तो ठीक है, वी आर तो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसके साथ कोई एंगल नहीं है, बट अगर वीसी की मैं बात करूँ तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वोल्टेजेस जो भी हमें यहाँ पर एसी में मिल रहा है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और आपको पता है अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसे वेक्टर सम के थ्रू ही ऐड कर सकते हैं, ऐसे ऐड नहीं कर सकते कि डायरेक्टली हमने अलजेब्रिक सम उसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो अभी मुझे बेसिकली मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वी ए सी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, इफ आई एज्यूमिंग दैट द आर एम एस वैल्यू इज गिवन बाई वी आर एम एस, और आपको पता है फॉर ए सी वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई रूट टू, यहां से मैं वी आर एम एस निकाल सकता हूं। तो वी आर एम एस के लिए मैं क्या फॉर्मूला बता सकता हूं कि दिस वी आर एम एस, अगर मैं इसको वी एज्यूम कर रहा हूं तो दिस वी आर एम एस और वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। ये मैं आपको केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, अभी एंगल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, एंगल भी मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। तो ठीक है, तो वी का जो मैग्नीट्यूड होगा यानी जो टोटल वोल्टेज का वी आर एम एस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वी आर स्क्वायर और वी सी स्क्वायर के इक्वल होगा। इसको अगर मैं थोड़ा सा और
सिंप्लीफाई या एलोबरेट करके लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, वी आर इज इक्वल टू आई आर। देखिए यहाँ पे जो भी करंट फ्लो कर रहा है, मान लेता हूं मैं यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस आई करंट फ्लोज इन आर एंड सी बोथ सीरीज में है इसलिए होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई आर स्क्वायर प्लस आई, अब कई लोगों को डाउट होगा आई सी स्क्वायर, आई सी स्क्वायर हम नहीं लिख सकते, इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अगर कैपेसिटेंस की मैं यूनिट देखूं तो ये क्या यूनिट है, फेरेड में है, जबकि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम में है, तो कैपेसिटेंस को भी हमें ओम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको पता है जब कैपेसिटेंस को हम ओम में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं रिएक्टिव कैपेसिटेंस एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। अब इसका जो यूनिट होता है दैट इज इन ओम, इट्स यूनिट इज इन ओम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई एक्स सी होल स्क्वायर, करेक्ट। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि दिस मैग्नीट्यूड ऑफ वी, आई को मैं बाहर निकाल सकता हूं, दिस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये चीज क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको जैसे हम डीसी सर्किट के लिए रेसिस्टेंस डिफाइन करते थे उसी तरह से दिस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड एज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, सो दिस इज इंपीडेंस, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, तो जेड इज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एंड दिस मॉड वैल्यू, यहां पर भी डेफिनेटली ये मॉड वैल्यू होगा, एंगल के विषय में हम बात करें तो मॉड वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। सो अगर मैं कैपेसिटेंस के केस में बात कर रहा हूं तो जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी हमें मैग्नीट्यूड से कुछ नहीं लिया, हाँ अगर मैग्नीट्यूड हमें कंसीडर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको फेजर्स का बताया था, तो फेजर से ही हम रिलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं फेजर्स देखूं, अगर मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो ये अगर मैं मान लेता हूं दिस इज द फेजर वोल्टेज ऑफ वी आर, ठीक है, ये वी आर वोल्टेज है, और अगर मैं इस वोल्टेज को एज्यूम करता हूं वी सी, ठीक है, वी आर एंड वी सी, देखिए अब यहां पर आपको ये डाउट होगा वी आर और वी सी क्या है, उसका भी मैं बता देता हूं। अगर मैं देखूं कैपेसिटेंस का, जो कैपेसिटेंस का वोल्टेज है, इस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है, लेकिन कैपेसिटेंस क्या कर रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, तो लैग कर रहा है इसलिए मैंने इसको लैगिंग बनाया, ठीक है। अब आपको पता है कि यहां पर जो जो रिजल्टेंट है, जो वोल्टेज का रिजल्टेंट है, दैट वोल्टेज इज बेसिकली द वेक्टर सम ऑफ दीज टू। अगर केवल कैपेसिटेंस होता तो ये वोल्टेज आता वीसी, केवल अगर रेसिस्टेंस होता तो ये वोल्टेज आता वी आर, तो टोटल वोल्टेज जो होगा इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो आपको पता है वेक्टर रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। सो बाय यूजिंग दिस एनी लॉ यू कैन अप्लाई, तो यहाँ पे ये वेक्टर होगा, और ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है, इसको मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि ये थीटा एंगल है, करेक्ट। तो अगर ये थीटा एंगल है तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, ये अगर वी आर है तो ये भी वी सी होगा, दिस इज वी आर, ये मैग्नीट्यूड कितना है वी आर, ये वी सी है, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है ये, तो मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई वी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए P वी सी एंड B इज वी आर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी सी बाई वी आर, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आई एक्स सी अपॉन आई आर, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी एक्स सी अपॉन आर। या फिर मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो एंगल होगा, यानी इन दोनों वोल्टेज का जो रेफरेंस का जो एंगल होगा इस वोल्टेज के साथ, जो रिजल्टेंट एंगल होगा वो मैं कह सकता हूँ टेन इनवर्स ऑफ एक्स सी बाई आर, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका मैग्नीट्यूड निकल गया इस वोल्टेज का यहाँ से, और यहाँ से क्या निकल गया, एंगल निकल गया। तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा दैट इज वी एंगल थीटा। तो आप देख सकते हैं इसको हमें वेक्टर सम में ही रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पार्ट में रिज्यूम करते हैं सीरीज आरएल सर्किट। अब मैं क्या कर रहा हूं, कैपेसिटेंस की जगह पे मैं एक इंडक्टर एज्यूम कर रहा हूं, तो ये हो गया रेसिस्टेंस, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, इंडक्टर एज्यूम कर लिया, ठीक है। और इसको मैंने अप्लाई कर दिया एसी वोल्टेज, दिस इज वी एसी, और यहाँ पे जो करंट एज्यूम कर रहा हूँ आई आर एम एस करंट दैट इज गिवन बाई आई, ये हो गया आर और ये हो गया एल।
सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसका भी अगर मैं v निकालूंगा तो क्या होगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं, आई आर स्क्वायर प्लस आई एक्स एल स्क्वायर। करेक्ट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, आई को फिर मैं बाहर निकाल सकता हूँ। सो दिस मॉड वैल्यू, यहाँ पर भी आप मॉड लगा देंगे क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात करें, आई multiplied by z, this is also mod, this is mod. So this v is given by I multiplied by z, where in case of a RL circuit z is equal to under root of r square plus xl square। ठीक है, सेम वैसे ही हमने किया। यहां से भी अगर मैं निकालूं, अगर मैं फाइंड आउट करता हूं, फेजर का डायग्राम में ड्रॉ करूं तो कैसा आएगा आपका फेजर डायग्राम, ये हो गया वी आर, ये हो गया वी आर। ठीक है, और यहाँ पे वी एल जो है इससे लीड करेगा, तो वी एल मैंने लिख दिया, और इसके बीच में इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा हमारा वी। करेक्ट, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, और ये जो एंगल बन रहा है सेम जैसे ही हमने वहां पे किया था, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से भी मैं कह सकता हूँ कि टेन थीटा इज इक्वल टू वी एल बाई वी आर। तो वी एल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई एक्सएल अपॉन आई आर, तो आई से आई कैंसिल हो गया, एक्सएल बाई आर, और वी कैन से दिस फेज एंगल थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्सएल अपॉन आर। क्लियर, तो इस तरह से आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका दिस इज सीरीज आरएल सर्किट। ठीक है, अब यहीं पर एक एजम्पशन और लेता, अगर एल और सी दोनों अगर कनेक्टेड है सर्किट में, तब हम कैसे उसको एनालाइज करेंगे। इजी है, सेम कॉन्सेप्ट पे है। तो यहाँ पे अब मैं लेता हूं थर्ड सर्किट, दैट इज सीरीज आर एल सी सर्किट। ठीक है, सीरीज आर एल सी सर्किट हम लेते हैं यहां पर आर एल सी, और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं एसी वोल्टेज से। करेक्ट, अब मैं यहाँ पर सिंपली कैपिटल वी लिख देता हूँ जो कि आरएमएस वैल्यू है, और यहाँ पे जो करंट है वो आई है, ये आर हो गया, ये एल हो गया, सी हो गया। अब सेम टोटल वोल्टेज वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या लिख सकते हैं, वी आर स्क्वायर प्लस, अब देखिए अब यहाँ पर क्या चीज ध्यान देना है, ये जो VL है, VL और VC, इन दोनों का वोल्टेज क्या होगा, इन दोनों का वोल्टेज अपोजिट होगा, मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा उसमें भी नेगेटिव साइन आएगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, VR प्लस VL माइनस VC, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, VL माइनस VC, इस वोल्टेज में से ये वोल्टेज माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि VL क्या है, VL लीड कर रहा है, ये लैग माइनस की साइड आ रहा था ना VC, अगर मैं तीनों का बनाऊं तो VC फेजर में माइनस की साइड आ रहा था, तो VL माइनस VC। तो फिर हम सिंपली इसको कर सकते हैं, I को अगर मैं बाहर ले लूं तो यहां से क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर वी, और ये क्या है आपको पहले बताया मॉड वैल्यू है। सो दिस वी मॉड वैल्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई जेड। ठीक है, तो z क्या है, दिस z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। करेक्ट, अब ये एक्सएल माइनस एक्सी के साथ ही आपका क्या बनेगा, फेजर्स बनेगा। तो देख लेते हैं, अगर मैं एज्यूम करता हूं फेजर्स अगर मैं बनाता हूं, तो ये मैंने मान लिया वी आर इन फेज, एल कैसे होगा, दिस इज वी एल, और वीसी कैसे होगा, वीसी ऐसे, दिस इज वीसी। तो अब डिपेंड करेगा कि आपका वीएल और वीसी में से कौन सा बड़ा है। तो वीएल अगर बड़ा है तो यहां कहीं पॉइंट आएगा वीएल माइनस वीसी। करेक्ट, ये आएगा वीएल माइनस वीसी। ठीक है, ये पॉइंट ये, ठीक है, और अगर वीसी बड़ा होगा तो नीचे आएगा। तो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वीएल माइनस वीसी में वीएल बड़ा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो रिजल्टेंट यहां से आप निकालेंगे इस तरह से। ठीक है, और ये एंगल अगर मैं मान लेता हूं थीटा, तो आप कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अब कुछ स्टेप्स मैंने दिखाया नहीं, फिर वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर लेता, फिर वी एल माइनस वी सी करता, तो मैंने डायरेक्टली लिया थीटा इज इक्वल टू 3।
ठीक है। तो ये वो केस है जब हमारा VL VC से बड़ा है। अगर सेकंड केस में एज्यूम करूं, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये केस एज्यूम करता हूं जहां पर VC बड़ा है, कैपिटल है VC और ये है VL, तो उस केस में क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट यहाँ ये आएगा, VL माइनस VC कहाँ जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। तो नेगेटिव में जाएगा, फिर यहाँ से इसका रिजल्टेंट हम निकालेंगे, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, ये होगा थीटा। तो आप देख सकते हैं थीटा जो है नेगेटिव में आ गया, इस साइड आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों के लिए फेजर डायग्राम बना सकते हैं और सीरीज RLC सर्किट को यहाँ से इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा आपको। सीरीज RL सर्किट के लिए हमने देखा, RLC सर्किट के लिए देखा, और फिर फेजर डायग्राम हमने ड्रॉ किया, फेज हमने कैलकुलेट किया, और इंपिडेंस और वोल्टेज। अब यहां से अगर मैं देखूं तो आप देख रहे हैं इंपिडेंस का जो इक्वेशन था, अगर मैं यहां से इंपिडेंस का इक्वेशन देखूं तो इंपिडेंस का इक्वेशन क्या आ रहा है, जो सभी जगह एप्लीकेबल हो, Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, दिस इज द जनरल मीन्स R हो, L हो, C हो, RLC हो, सीरीज हो, सबके लिए ये एप्लीकेबल है। मान लीजिए अगर RL है तो XC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, तब Z स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, करेक्ट। अगर XL इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब अगर इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट नहीं कैपेसिटिव सर्किट है, तो आ जाएगा Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, और जनरल फॉर्मूला तो ये हो ही गया, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो ये देखिए Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। इसको मैं ऐसे रिलेट कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे देख सकता हूं, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं इन द फॉर्म ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब देखिए बेस पर क्या होगा, यहां पर बेस पर क्या है, बेस पे डेफिनेटली R स्क्वायर होगा, क्योंकि कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। तो बेस पे हम क्या लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेस पे मेरा होगा R, और यहां पे क्या होगा, ये क्या है, ये रिएक्टिव पार्ट है 90 डिग्री के फेज शिफ्ट पे, भले वो इंडक्टिव हो कैसे, तो XL माइनस XC यहां हम लिख सकते हैं, और ये क्या है, Z है। तो ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इस ट्राइंगल को हम कहते हैं, दिस ट्राइंगल इज नोन एज impedance triangle, ठीक है। impedance triangle क्यों, बिकॉज दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल विच शोज द वैल्यू ऑफ impedance। तो ये Z की वैल्यू impedance है, XL माइनस XC रिएक्टेंस। तो यही फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो ये निकल जाएगा। अब यहाँ से कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos फाई, cos फाई क्या होता है, अगर cos फाई में देखूं यहां से, ये देखिए फाई है, तो cos फाई क्या होता है, b बाई एच, तो बेस क्या है हमारा, R अपॉन जेड। सो फ्रॉम हियर cos फाई इज इक्वल टू R अपॉन जेड। और अगर मुझे sin फाई की वैल्यू निकालनी है, sin फाई क्या होता है, b बाई p बाई एच, सो p इज XL माइनस XC अपॉन जेड। और यहां से मैं tan फाई की भी वैल्यू निकाल सकता हूं, tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। तो ये तीनों ही चीज इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्म है आपका cos फाई, इसी को हम कहते हैं पावर फैक्टर, ठीक है, पावर फैक्टर, दिस इज नोन एज द पावर फैक्टर। अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे पावर फैक्टर के विषय में, ठीक है। और साइन फाई ये वैल्यू आ जाएगी tan फाई। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स में हमें तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। और पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर फैक्टर मींस दिस इज द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। देखिए R अपॉन जेड मींस रेसिस्टेंस शोज द डीसी करंट। अगर डीसी करंट फ्लो कर रहा है तो रेसिस्टेंस होता है किसी भी सर्किट का, और जब एसी करंट फ्लो होता है तो इंपीडेंस होता है। तो आप यहां से ये देख सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन निकल रहा है, उसको हम पावर फैक्टर से रिलेट करते हैं। लेकिन उस चीज को रिलेट करने से पहले इंपीडेंस ट्रायंगल जैसे मैंने बताया, वैसे एक ट्रायंगल और होता है जिसको हम कहते हैं पावर ट्रायंगल। तो ये देखते हैं पावर ट्रायंगल। तो पावर ट्रायंगल के नाम से ही आपको स्पेसिफाई हो रहा होगा कि जैसे हमने इंपीडेंस ट्रायंगल बनाया, उसी तरह से ये भी एक ट्रायंगल है। बट डिफरेंस क्या है, ये ट्रायंगल जो है एक
पावर ट्रायंगल है, मीन्स पावर को रिलेट कर रहा है। तो जैसे कि आपने यहाँ इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाया है, एग्जैक्टली उसी तरीके से पावर ट्रायंगल भी है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो हम रिलेट करेंगे वो पावर के साथ रिलेट करेंगे। तो देख सकते हैं जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के साथ जो वोल्टेज और करंट होता है रेसिस्टेंस में, वो क्या होता है, हमने खुद ही देखा कि वो दोनों जो होता है इन फेज होता है। इन फेज मतलब फाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे जो पावर होगा, इस पावर को हम रिलेट करेंगे रियल पावर, दिस पावर इज रियल पावर, और इसकी यूनिट क्या होगी, वॉट। ठीक है, जैसे हम अभी तक जो पावर कैलकुलेट करते आ रहे हैं, और इसको मैं कैसे स्पेसिफाई कर सकता हूं, दिस कैन बी स्पेसिफाइड एज वी आई कॉस फाई। ठीक है, ये जो पावर है यहां पर आपने देखा है 90 डिग्री पे, ये यहां पर क्या था, अगर इंपीडेंस ट्रायंगल में देखें तो एक्सएल माइनस एक्ससी, इसका मतलब इस पावर को मैं रिलेट कर सकता हूं, दिस इज नोन एज रिएक्टिव पावर। ठीक है, दिस इज नोन एज रिएक्टिव पावर, मींस द पावर इन द रिएक्टिव कंपोनेंट, और इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाएगा आपका वी आई साइन फाई, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है VAR, वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। ठीक है, और ये जो पावर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली P से। ठीक है, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम कहते हैं एपरेंट पावर। क्या कहते हैं, एपरेंट पावर, और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एपरेंट पावर को S से, और S की वैल्यू होती है सिंपली वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट, और यूनिट क्या होगी, यहां से ही पता चल रहा है VA, वोल्ट एम्पियर इज द यूनिट। करेक्ट। तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, देखिए आप यहां पर, ये VI हो गया आपका, ये VI हो गया, इसका ये कंपोनेंट, इस साइड का कंपोनेंट VI cos फाई रियल पावर, इसका ये कंपोनेंट, ये वाला दिस वन, अगर यहां मैं इसका दो कंपोनेंट लेता हूं, एक कंपोनेंट ये cos फाई और इधर वाला sin फाई, तो sin फाई VI sin फाई इज द रिएक्टिव पावर। तो आप ये कह सकते हैं दिस एपरेंट पावर इज बेसिकली द रियल पावर एंड द रिएक्टिव पावर। करेक्ट। अब ये रियल पावर क्या है, अगर मैं रियल पावर की बात करूं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, V इज इक्वल टू VI cos फाई। ठीक है, करेक्ट। तो और मैंने आपको ये भी बताया था कि दिस cos फाई इज नथिंग बट दिस इज नोन एज द पावर फैक्टर। तो अगर मैं चाहूं, अगर मैं मैक्सिमम पावर चाहता हूं, तो P इज इक्वल टू VI होना चाहिए, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, क्योंकि आपको पता है cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, या फिर उससे कम ही होगी। तो अगर वोल्टेज और करंट के बीच, इफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा, cos फाई इज इक्वल टू 1 एंड द पावर इज मैक्सिमम। और ये कब पॉसिबल है, जब कोई भी रिएक्टिव कंपोनेंट ना हो, केवल रेसिस्टेंस की तरह, रेसिस्टिव पार्ट की तरह हमारा सर्किट वर्क कर रहा हो। करेक्ट, और इसकी यूनिट हो जाएगी वाट। रिएक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर को अगर मैं डिफाइन करूं, इफ आई डिफाइन द रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, देखिए जो आपका रियल पावर था, दिस इज द यूजफुल पावर, दिस इज द यूजफुल पावर दैट परफॉर्म्स द वर्क, जो काम कर रहा है, दैट परफॉर्म्स वर्क। करेक्ट, ये वो यूजफुल पावर है जो इससे हमारा वर्क डन हो रहा है। रिएक्टिव पावर is, reactive power, how you can define the reactive power, Q is equal to VI sin phi, and basically this power is delivered to the, this power is basically delivered, sorry, delivered to reactive components, यानी हमें रिएक्टिव कंपोनेंट को ये पावर देना पड़ा है, एंड दिस पावर डज नॉट, दिस पावर, दिस पावर डज नॉट डू सम वर्क, ये कोई वर्क नहीं कर रहा, डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द वर्क, कंट्रीब्यूट इन वर्क डन। करेक्ट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये पावर केवल रिएक्टिव कंपोनेंट में डिलीवर्ड हो रहा है। जैसे आप बहुत सारी मशीनरी हमने देखा होगा जो मैकेनिकल पार्ट्स है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ पावर या कुछ एनर्जी हमारा रिएक्टिव कंपोनेंट को एनर्जाइज करने में चला जाता है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वो पावर क्या हो गया, रिएक्टिव पावर हो गया। तो यूजफुल वर्क में नहीं कन्वर्ट हो रहा, बट ये एक तरह से हमें ये रिएक्टिव पावर देना पड़ेगा रिएक्टिव कंपोनेंट में, तभी वो चीज काम करे। एपरेंट पावर, एपरेंट पावर मींस वर्चुअली इमेजिन्ड पावर, मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये पावर, हमें ये वहम है कि ये पावर आना चाहिए VI, लेकिन क्या VI पावर ऑब्टेन्ड होता है, नहीं। ड्यू टू दिस रिएक्टिव कंपोनेंट, व्हाट रियल पावर वी आर गेटिंग, दैट इज ओनली VI cos फाई। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये देखिए, एक भ्रम है कि एपरेंट पावर इतना आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में हमें कितना रियल पावर मिल रहा है, VI cos फाई।
vi sin phi का जो कंपोनेंट है वो हमारे रिएक्टिव पावर में डिलीवर्ड हो जा रहा है, या फिर ये कहिए कि मतलब डिलीवर्ड होकर के यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो आई थिंक यहां से क्लियर होगा। और अगर Q को मैं और स्पेसिफाई करूं तो Q को मैं कैसे लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू I स्क्वायर XL माइनस XC, करेक्ट, इन ए ब्रॉड टर्म। अभी हमने इंपिडेंस ट्रायंगल देखा था तो वहां पे मैं ये चीज एज्यूम कर सकता हूं। और इसके लिए अगर मैं एज्यूम करूं, देखिए वी आई साइन फाई, अब आपको लग रहा है साइन फाई, फाई की वैल्यू जब 90 होगी, जब फाई की वैल्यू 90 होगी तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, वी आई होगी, मैक्सिमम होगी। और आपको पता है इन केस ऑफ ए इंडक्टर एंड इन केस ऑफ ए कैपेसिटर दिस फाई इज बेसिकली 90, सो फॉर दैट केस द मैक्सिमम पावर इज द रिएक्टिव पावर वी आई। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द पावर ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं। ठीक है, और एपरेंट पावर को आप सिंपली क्या डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द वेक्टर सम ऑफ एपरेंट पावर इज डिफाइंड एज दिस एस पावर या एपरेंट पावर इज डिफाइंड एज वेक्टर सम ऑफ रियल एंड रिएक्टिव पावर। ठीक है, वेक्टर सम हम कैलकुलेट करेंगे, उसके इक्वल होगा अपना एपरेंट पावर, या सिंपली आप ये कह सकते हैं एपरेंट पावर जो हमें एज्यूम हो रहा है। अब यहां से भी हम चाहे तो कॉस फाई, साइन फाई, टेन फाई, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पावर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो यहां से अगर मैं लिखूं तो व्हाट इज कॉस फाई इज इक्वल टू, this is given by P by S, means real power is the ratio of real power and apparent power, this is cos phi। और यहां से अगर sin phi को मैं डिफाइन करूं, sin phi is equal to Q by S, correct, and similarly tan phi is equal to Q by P, and this cos phi is nothing but this is the पावर फैक्टर। और आपको मैंने बता दिया पावर फैक्टर, मैक्सिमम पावर अगर आपको चाहिए तो हमेशा पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो हमें मैक्सिमम पावर मिलेगा। और पावर फैक्टर को 1 करने के लिए बहुत सारे करेक्शंस यूनिट्स भी हम यूज करते हैं ताकि हमारा पावर फैक्टर 1 हो। दूसरा, हम पावर फैक्टर को यहां से डिफाइन कैसे कर सकते हैं, दिस पावर फैक्टर इज इक्वल टू P by S। ठीक है, तो P by S मीन्स दिस पावर इज इन व्हाट मीन्स दिस इज VI cos phi and apparent power is VI, so if we cancel out this तो यहीं से आ रहा है पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos phi। so this is the significance of power factor, so we are always assuming that power factor is to be 1 max। लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है ज्यादातर होम में जो आता है उसमें पावर फैक्टर 0.95 0.96 मैक्सिमम जितना हो जाए उतना है। इंडस्ट्री में पावर फैक्टर करेक्शंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर पावर फैक्टर करेक्ट ना हो तो वहां पे बहुत ही ज्यादा लॉसेज होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास, आई थिंक these all topics are very much clear to all of you, and thank you, and thank you for the class।